जय हिंद एवरी जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आपको आपके क्षितिज पाठ पुस्तक के गंध खंड का पाठ 4 सांवले सपनों की याद को लेकर फिर एक बार प्रस्तुत हूँ, जिसके लेखक जाबिर हुसैन जी है। बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया कि जाबिर हुसैन का जीवन परिचय के बारे में हम अपने पहले के वीडियो में बता चुके हैं तथा 2 पेज की व्याख्या भी आपको बता चुके हैं, जिसके बारे में हम यहाँ संक्षिप्त रूप में आपको बता दे रहे हैं। लेखक जाबिर हुसैन जी प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की अंतिम यात्रा का स्मरण करता हुआ कह रहा है कि ऐसा लग रहा है मानो सुनहरे पक्षियों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक झुंड सवार है। लगता है कि वह इस अंतिम यात्रा में एक यात्री की तरह सालिम अली अपने कंधों पर सारा सामान लादे लादे आगे चल रहे हैं और उस वनपाखी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो अपने जीवन का अंतिम गीत गा चुका है। अब कोई चाहे भी तो अपने शरीर की गर्मी व दिल की धड़कन को देखकर उन्हें जीवित नहीं कर सकता है, क्योंकि वे मृत्यु की गोद में सदा के लिए सो चुके हैं। आगे लेखक कह रहा है कि कोई भी इस सालिम रूपी पक्षी को जगाना चाहे तो नहीं जगाएगा। और फिर कह रहे हैं कि जो है सालिम अली ने कहा है कि पक्षियों को आदमी की नज़र से लोग देखना चाहते हैं, तो मनुष्य जो है वो बहुत स्वार्थी होते हैं, इसलिए वह प्रकृति को आदमियों की नज़र से देखने को उत्सुक होते हैं और इसीलिए किसी भी पक्षी की आवाज़ उनके हृदय में रोमांच का सोता फूटता हुआ महसूस नहीं करा सकते हैं। और एहसास के यानी भावनाओं के ऐसे ही उतार चढ़ाव वाले ज़मीन पर जन्मे एक मिथक का नाम था सालिम अली, जिसकी प्रामाणिकता हम साबित नहीं कर सकते हैं। और इसको एक घटना के बारे में एक वृंदावन और कृष्ण की उदाहरण देते हुए लेखक ने यहाँ प्रस्तुत किया है कि वृंदावन कभी कृष्ण की बंसी की धुन से संगीतमय हो गई थी और आज भी वृंदावन पूरी तरह उस धुन से संगीत में हमें सुनाई देता है। यानी वृंदावन जो है कभी भी कृष्ण की बांसुरी की धुन से खाली नहीं रहा है। आज भी अगर हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ के नदी का सांवला पानी उस पूरे घटनाक्रम को याद दिला देता है। हम इसकी प्रामाणिकता साबित नहीं कर सकते, लेकिन जो है वह कृष्ण जो है वहाँ पे जन्म लिए थे, वहाँ पे आज भी बहुत से भक्त वहाँ पे जाते हैं। वह वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया है और कृष्ण भक्तों की आवाजाही रहती है। कृष्ण के नाम की वहाँ माला जपी जाती है, तो इसलिए हम कहते हैं पूरा वृंदावन में एक ही नाम गूंजता है, कृष्ण और उनकी बंसी की धुन का जादू। आगे लेखक कहता है मिथकों की दुनिया के सवाल पे एक व्यक्ति को बताता है जो बहुत ही कमज़ोर यानी दुर्बल शरीर वाला था, जिसका नाम था सालिम अली और जिसकी उम्र जो है 100 वर्ष पूरे होने में कुछ ही दिन बचे थे और उनकी मृत्यु लंबी यात्राओं के थकान के कारण तथा कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के कारण हो गई थी। मरते समय तक सालिम अली अपनी पक्षियों की हिफाजत के प्रति समर्पित थे, यानी पक्षियों की तलाश और हिफाजत वो मरते दम तक करते रहते। उन जैसा वर्ड वाचर शायद ही हमें दुनिया में कोई देखने को मिले। सालिम अली का व्यक्तित्व ऐसा था कि वो प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेता था, यानी प्रकृति उन्हीं के प्रभाव से कायल हो गई थी और इसको बनाने में प्रकृति को अपने अनुसार सालिम अली ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और इस मेहनत में उनकी जीवन साथी यानी उनकी पत्नी तहमीना ने उनकी काफ़ी मदद पहुंचाई थी, जो कि स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रह चुकी थी। यानी तहमीना जो है सालिम अली के साथ स्कूल में पढ़ती थी। आइए अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों पाठ को। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे, ठीक है। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा
उससे उनकी आंखें नम कर दी। तो यहाँ अब आगे सालिम अली के बारे में लेखक बता रहा है कि वह चौधरी चरण सिंह उस समय के जो कि प्रधानमंत्री थे उनसे मिले थे। चौधरी चरण सिंह एक किसान परिवार से थे। वे किसानों के बारे में जानते थे, मिट्टी के बारे में जानते थे, खेती के बारे में जानते थे। ठीक है, तो सालिम अली उन्होंने उनसे मिला और साइलेंट वैली के बारे में कि किस तरह से अगर यह साइलेंट वैली उजड़ जाएगा तो प्राणियों को, वहाँ रहने वाले जीवों को नुकसान पहुँचेगा, ये सारी बातें उन्होंने उनसे विस्तार से बताई, जिसे महसूस करके चौधरी जी की जो खुद किसान थे उनका मन उदास हो गया, उनकी आंखें नम हो गई और वे उन पर्यावरण से संबंधित खतरों को जान सकें जिससे जीवों को नुकसान पहुंचता है। चौधरी जी जमीन से जुड़े नेता थे, किसान थे। इस धरती पर जब वर्षा का पानी पड़ता है तो कितनी खुशी मिलती है ये वो जानते हैं। खेत जब हरे भरे हो जाते हैं, फसल, ये भी वो जानते हैं। ठीक है, तो ये जब सालिम अली जो है चौधरी साहब से मिले थे तो उन्होंने साइलेंट वैली जो कि रेगिस्तान बनने से बचाने का अनुरोध लेकर प्रधानमंत्री से मिले थे। और चौधरी साहब जो स्वयं गांव की मिट्टी में ही जन्मे थे, वे सालिम अली की बातें सुनकर पर्यावरण सुरक्षा संबंधित उनके विचारों से प्रभावित हो गए, भावुक हो उठे। आज वे लेखक कह रहा है कि इस जो सालिम अली ने उनके सामने साइलेंट वैली का एक किस्सा ऐसे सुनाया कि जो चौधरी साहब थे उनकी आंखें जो है भर आई, उनकी आंखें नम हो गई। ठीक है, उनका मन उस बात को जान के भर आया। अब आगे लेकर कह रहा, आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं, कौन बचा है जो अब सोधी मिट्टी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? तो यहाँ सबसे पहले हम शब्दार्थ जान लेते हैं। सोधी का अर्थ है सुगंधित, यानी मिट्टी पर पड़ने से उठने वाली गंध। ठीक है, तो आइए देखते हैं। लेखक कह रहा है कि आज सालिम अली नहीं है, यानी ऐसे लोग जो बहुत कम होते हैं जो प्रकृति के प्रति संवेदनशील होते हैं, यही लेखक यहाँ बताना चाहता है। तो कह रहा है कि आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, कौन बचा है जो इस सूखी मिट्टी पर जब बारिश पड़ती है, जो नमी आती है मिट्टी से, उस भीनी भीनी खुशबू को सोधी मिट्टी कहते हैं, तो उस मिट्टी पर उगी फसलों के बीच एक बड़े भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। यानी ऐसा कौन है जो इस मिट्टी पर नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? ऐसा कोई यहाँ बचा नहीं है। अब और कौन ऐसा करेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की हिफाजत करेगा, पक्षियों का संरक्षण करेगा या पक्षियों की संरक्षण करने के लिए प्रयास करेगा? जबकि अब सालिम अली भी नहीं है और चौधरी साहब भी नहीं है। आगे लेखक कह रहा है, सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ स्पैरो। मुझे याद आ गया कि D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है कि लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया है, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जमा पाना। मुझे यकीन है कि मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। तो यहाँ पे लेखक कह रहा है कि सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ स्पैरो रखा था। इसका हिंदी अनुवाद भी है,
मुझे याद आ गया कि D.H. लॉरेंस की मौत के बाद, यानी लेखक कह रहा है कि उन्हें याद आता कि जब D.H. लॉरेंस, जो कि एक अंग्रेजी नॉवलिस्ट उपन्यासकार थे और प्रकृति पर उन्होंने बहुत सी कविता लिखी थी, वे प्रकृति प्रेमी थे, उनकी मौत पर जब उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से लोगों ने कहा कि उनके बारे में कुछ लिखने को, तो फ्रीडा चाहती तो उनके बारे में बहुत कुछ लिख सकती थी, लेकिन जो है उसने कहा कि उनके लिए कुछ लिख पाना असंभव होगा, क्योंकि छत पर बैठी जो गौरैया है वह उनसे अधिक जानती है, यानी वह मुझसे अधिक जानती। कहने का तात्पर्य है कि D.H. लॉरेंस अधिकतर समय पक्षियों के बीच बीता करता था। वे छत पर बैठकर गौरैया से बातें किया करते थे। वो कहती हैं कि जो कुछ मैं जानती हूँ, मैं महसूस करती हूँ, उसे मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ। मुझसे अधिक मेरे बारे में, हम दोनों के बारे में, लेखक के बारे में मुझसे ज़्यादा वह गौरैया जानती है। ठीक है, तो यहाँ इस घटना को बताने का तात्पर्य है कि लेखक का आत्मकथा तो लिखी गई है, लेकिन उससे अधिक जानना है तो उन चिड़ियों से जाके हमें पूछना पड़ेगा, हम लोग को पूछना पड़ेगा जिनके साथ सालिम अली ने अपने सबसे ज़्यादा समय बिताया है। आगे लेखक कह रहा है कि जो है जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लेखक कहता है जटिल प्राणी किसे कह रहा है? इंसान है। जो जटिल प्राणी वो किसे कह रहा है? इंसानों को ही कह रहा है। उन्हें समझना आसान नहीं है। जटिल हम उसे कहते हैं जो बहुत कठिन होता है, जिसे हम आसानी से समझ नहीं पाते हैं। और जो पक्षी होते हैं वे बहुत भोले भाले होते हैं, प्रकृति के उपादान होते हैं जिनके बीच वे रहे हैं। वे सहज होते हैं, स्वाभाविक होते हैं और सहज स्वाभाविक जिंदगी भी जीते हैं। वे सालिम अली को बेहतर समझ सकते हैं, जबकि जटिल प्राणी यानी इंसान जो है सालिम अली को समझ नहीं पाएंगे। अब आगे लेखक बता रहा उस घटना के बारे में जिसके बाद सालिम अली ने पक्षियों की खोज और हिफाजत करते रहे। तो लेखक कह रहा बचपन में उनके एयरगन से एक गौरैया जो कि नीले कंठ वाली थी घायल हो गई थी, और इस घटना के बाद उन्होंने पक्षियों के बारे में रिसर्च करने का निर्णय ले लिया था। और मतलब वो इस गौरैया की देखभाल कर रहे थे और इस कारण उन्हें पक्षियों से प्रेम हो गया और उन्होंने पक्षियों के बारे में रिसर्च करने का, खोज करने का निर्णय लिया। और यही गौरैया उन्हें खोज के नए नए रास्ते यानी खोज का जो सफ़र था उसकी शुरुआत उन्होंने यहीं से किया था। ठीक है, तो सालिम अली जो थे जो है वह नीले कंठ की गौरैया को जो है हिफाजत करते रहें, उसकी देखभाल करते रहें और यहीं से उनको उनके पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया। आगे लेखक ने कहा जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं और वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप भी बन गए हैं। यानी लेखक कह रहा है यहाँ पे कि इतना सब होने के बाद भी जो है सालिम अली जो शुरुआत किए थे तो सालिम अली की जो खोज थी वह बहुत आगे तक गई थी, इसीलिए सालिम अली को बहुत सारे पुरस्कार भी मिले थे। उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला था। इतना सब मिलने के बाद भी वह सरल सहज व्यक्तित्व के मालिक बने रहे और उन्होंने अपनी सादगी पर इन सब का असर नहीं होने दिया। यानी वो बाद पद्म भूषण जैसी उपाधि मिलने के बाद भी वे एक सरल व्यक्तित्व का जीवन जीते रहे हैं। लॉरेंस जिस तरह, यहाँ लेखक ने लिखा है कि लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। तो नैसर्गिक का अर्थ क्या होता है ये हम सबसे पहले जान लेते हैं। नैसर्गिक का अर्थ होता है सहज और स्वाभाविक, प्रतिरूप यानी पर्याय।
ठीक है। तो लेखक कह रहा है लॉरेंस जिस तरह सहज और स्वाभाविक रहा करते थे उसी प्रकार उनकी जिंदगी भी नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गई थी। मतलब जो नेचुरल लाइफ है, जो स्वाभाविक है, सहज है, उसी तरह की जिंदगी वे जिया करते थे। ठीक है। तो जो सालिम अली थे वो भी वही जिंदगी जीते थे। आगे लेकर कह रहा है सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अतः सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। यहाँ लेखक जो है कह रहा है कि सालिम अली प्रकृति में जो है एक टापू बनने की बजाय अपने आप को सीमित रखने के बजाय अथाह सागर उनके बन के उभरे थे। तो टापू का अर्थ, टापू हम आयरलैंड को कहते हैं जो समुद्र से चारों ओर से घिरा होता है, यानी चारों तरफ समुद्र है और बीच में एक ऊंचा स्थान रहे, उसे हम टापू कहते हैं। तो सालिम अली टापू बनने की बजाय, अपने आप को सीमित रखने की बजाय एक अथाह सागर बन के उभरे। वे अपने आप को किसी एक स्थान तक सीमित नहीं रखें, यानी उन्होंने अपनी जो खोज की वह सभी दिशाओं में की। वो भारत की अलग अलग जगहों पर जाकर पक्षियों की जानकारी हासिल की और उनकी एक किताब भी लिखा था। उनकी भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यावरी के कारण वह दुनिया भर में गए और अपने आप को एक जगह नहीं रखा। उन्होंने जहाँ उनको मौका मिलता था, जहाँ वहाँ जाते थे, वहाँ की जानकारी वे लेने के लिए पहुँच जाते थे। ठीक है। तो यहाँ पे यावरी का अर्थ होता है सदा घूमने वाला। ठीक है। तो उन्हें महसूस होता है कि वे आज भी पक्षियों की खोज में ही निकले हैं, वे आज भी पक्षियों की खोज करते रहे हैं और कहते हैं कि जो है उनकी मौत नहीं हुई है। पक्षियों के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए वे आज भी निकले हुए, गले में वर्ड वाचर जैसे लंबी दूरबीन अपने गले में लटकाए हुए रहते हैं, वैसे वे भी अपने गले में लटकाए हुए अभी अपनी खोजपूर्ण नतीजों के साथ कहीं से लौट आएंगे। यानी कहने का तात्पर्य है कि सालिम अली प्रकृति के संसार में टापू के समान अकेले ऊंचे विशिष्ट थे किंतु सीमित नहीं थे। वे गहरे समुद्र के समान गंभीर व उदार हृदय वाले खुशहाल व्यक्ति थे। उनका हृदय विशाल था। जो लोग सालिम अली के घुमक्कड़ स्वभाव तथा उनकी भ्रमणशीलता के बारे में जानते हैं उन्हें आज भी ऐसा लगता है कि जैसे वे अभी अभी पक्षियों की खोज में कहीं निकले हैं और कुछ ही देर में गले में से दूरबीन लटकाए नई नई खोजों और निर्णय के साथ वापस लौट आएंगे। लेखक आगे कह रहा है सालिम अली के लौटने की उम्मीद उनके परिचितों को आज भी है, यानी जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए। मेरी आंखें नम है सालिम अली, तुम लौटोगे ना। यानी लेखक कह रहा है कि सालिम अली के लौटने की उम्मीद उनके जो परिचित हैं वे आज भी किए हुए हैं और थोड़ी सी उम्मीद जो है लेखक को भी है, यानी शायद सालिम अली आज लौट आए। इसे लेखक और हम दोनों लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन हम और लेखक दोनों ही जानते हैं कि जो मर गए हैं वो वापस इस दुनिया में नहीं आएंगे और इसी से लेखक की आंखें नम हैं, उसका मन भर आया है कि सालिम अली शायद अब वापस लौट के नहीं आएंगे और वो कह रहा है कि सालिम अली तुम लौटोगे ना। तो यहाँ हमारा वो व्याख्या ख़त्म होता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।